इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत के बारे में। स्पेंसर का विश्वास था कि भौतिक और प्राणीशास्त्रीय उद्विकास का सिद्धांत सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत पर भी लागू होता है। उद्विकास एक सतत प्रक्रिया है। किसी सीधी सरल वस्तु का निश्चित स्तरों में से होकर गुजरकर जटिल अवस्था में पहुंचना ही उद्विकास कहलाता है। प्राणीशास्त्र में उद्विकास के नियम का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। उन्होंने अपनी एक कृति प्राणीशास्त्रीय उद्विकास का सिद्धांत में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि कम भिन्नता वाले जीवों से विभिन्न प्रकार की भिन्नता रखने वाले जीवों का विकास हुआ है। इस विभेदीकरण की प्रक्रिया को ही प्राणीशास्त्र में उद्विकास कहा जाता है। डार्विन का कहना है कि उद्विकास की प्रक्रिया के दौरान जीव को विभिन्न स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। उद्विकास के प्रारंभिक चरण में जीव सरल होता है और उसके स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे उद्विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है, जीव का जीवन जटिल होता जाता है। उसके जीवन में विभिन्नता जो है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है और उसका स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है। उद्विकास की इस प्रक्रिया को हम बीज के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे बीज में सबसे पहले संपूर्ण वृक्ष सूक्ष्म रूप में पाया जाता है, लेकिन क्योंकि बीज में भिन्नता नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए यह नहीं बताया जा सकता कि यह बीज से किस प्रकार के वृक्ष का निर्माण होगा। इसलिए उसका स्वरूप अनिश्चित होता है। बीज धीरे धीरे वृक्ष के रूप में विकसित होता जाता है। यह विकास उसकी आंतरिक वृद्धि के कारण ही संपन्न होता है। स्वयं बीज में ही अंतर्निहित रहते हैं, जिससे उसका क्रमिक विकास होता जाता है। बीज में धीरे धीरे उसके विभिन्न गुण, शक्तियाँ, अंग, तना, शाखाएं, पत्तियाँ, पुष्प स्पष्ट होकर उसके स्वरूप को निश्चित करने लगते हैं। यानी बीज पौधे में बदल जाता है और पौधा धीरे धीरे वृक्ष का रूप ग्रहण कर लेता है। बीज से वृक्ष बनने का यह विभिन्नीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया एक नियम के अनुसार संपन्न होती है। बीज को भूमि में गाड़ देने से पौधा उत्पन्न होता है। उसका प्रत्येक अंग धीरे धीरे स्पष्ट रूप से अलग और क्रियाशील होता है। जड़ का कार्य भूमि से भोजन खींचना है। तना पौधे को खड़ा रखने का कार्य करता है। पत्तियां प्राणवायु खींचकर वृक्ष को भोजन देकर उसे हरा भरा बनाए रखती है, जबकि फूल कार्य फल उत्पन्न करना होता है। बीज के उद्विकास की प्रक्रिया में जड़ का तने से, तने शाखाओं से, टहनी का पत्तियों से और पत्तियों का फूल से और फूल का फल से एक प्रकार्यात्मक संबंध निरंतर स्थापित रहता है। एक अंग का कार्य और उसमें होने वाले प्रत्येक परिवर्तन का प्रभाव वृक्ष के अन्य अंगों पर अवश्य पड़ता है, जबकि जड़ को काट देने से संपूर्ण वृक्ष प्रभावित होता है। डार्विन के इस उद्विकास के सिद्धांत की 5 बातें मुख्य हैं। पहली बात यह कि प्रत्येक जीवित प्राणी सरलतम प्रारंभिक अवस्था से जटिल अवस्था की ओर बढ़ता है। दूसरा, जैसे जैसे विभिन्नीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राणी का स्वरूप निश्चित होता जाता है, उन अंगों के कार्य भी निश्चित होते जाते हैं। तीसरी बात जो उद्विकास के सिद्धांत की है वह यह कि विभिन्नता होने के बाद भी सभी अंग जो हैं परस्पर संबंधित होते हैं। उनमें अंतर संबंध और अंतर निर्भरता बनी रहती है। चौथी बात
उद्विकास सिद्धांत की यह है कि निरंतरता उद्विकास का एक प्रमुख आधार है। यानी उद्विकास जो है वह एक निरंतर प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। पांचवी और मुख्य बात यह है कि प्रत्येक पदार्थ या जीव एक निश्चित स्तर में से गुजरता हुआ अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। जैसे गर्भ में पलने वाला जीव मांस का एक लोथड़ा मात्र होता है, धीरे धीरे उसके सभी अंग अलग अलग बनते हैं। जन्म के बाद व्यक्ति शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता हुआ अंत में मर जाता है। उद्विकास के इस डार्विनवादी सिद्धांत को कुछ समाजशास्त्रियों के द्वारा समाज पर भी लागू करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मानवीय समाजों में भी उद्विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है। समाजशास्त्र में इस अवधारणा के समर्थकों का मानना है कि सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया में सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व विकसित होते हैं। विकास के निश्चित स्तर होते हैं तथा इन स्तरों का एक क्रम भी होता है। मानवीय समाजों की समस्त संस्थाओं और समितियों के इन सभी स्तरों को एक ही क्रम के अनुसार निकलना पड़ता है। सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया में कुछ विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया की जो पहली विशेषता है वह यह कि प्रत्येक सामाजिक संस्था और समिति का सूक्ष्म अवलोकन करके उसमें आंतरिक उद्विकास की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। दूसरी विशेषता यह है कि उद्विकास की प्रक्रिया सदैव ही निरंतर और धीरे धीरे संपन्न होती है। निरंतरता उद्विकास का मूलभूत गुण है। इसके अतिरिक्त धीरे धीरे होना उसका स्वभाव भी होता है। तीसरी विशेषता जो सामाजिक उद्विकास के बारे में कही जाती है वह यह कि सामाजिक उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव समाज सरल था, लेकिन जैसे जैसे वह विकसित होता गया उसमें जटिलता आती गई। चौथा यह कि सामाजिक उद्विकास वास्तव में सामाजिक परिवर्तन का ही एक स्वरूप है। यानी जैसे जैसे समाज विकसित होता है उसके स्वरूप में परिवर्तन भी आता जाता है और इसे ही सामाजिक उद्विकास भी कहा जाता है। उद्विकास की जो यह प्रक्रिया है वह प्रत्येक समाज में निश्चित स्तरों से होकर गुजरती है। ऐसे निश्चित स्तर प्रत्येक समाज में एक ही क्रम के अनुसार आते हैं। छठी विशेषता सामाजिक उद्विकास की है कि यह किसी की इच्छा या अनिच्छा पर आधारित नहीं होती। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो स्वतः चलती रहती है। सामाजिक उद्विकास की एक और विशेषता यह है कि उद्विकास का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए उसकी दिशा के बारे में किसी प्रकार का कोई भी अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। उद्विकास की इस प्रक्रिया को हम समाज की प्रत्येक संस्था, समिति और सांस्कृतिक इकाई में देख सकते हैं। कला, धर्म, परिवार और विवाह, समाज, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन और सभ्यता सभी में उद्विकास को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। स्पेंसर का मानना है कि जैसे जैसे भौतिक उद्विकास हुआ है उसी तरह से सामाजिक उद्विकास भी हुआ है। मानव समाज का यह उद्विकास सरल से जटिल की ओर हुआ है। सामाजिक उद्विकास में जीवन संघर्ष और अनुकूलन का नियम भी लागू होता है। जो संस्कृतियाँ और समुदाय इस संघर्ष में स्वयं को परिस्थितियों के साथ अनुकूलित कर लेते हैं वही जीवित रहते हैं, जबकि शेष जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। स्पेंसर के अनुसार सामाजिक उद्विकास के कुछ मुख्य आधार स्तंभ भी होते हैं। जैसे सबसे पहले है सरल से जटिल का सिद्धांत। स्पेंसर के इस सिद्धांत में इस तथ्य पर काफ़ी जोर दिया गया है कि समाज के उद्विकास की गति सरल से जटिल, सजातीय से विजातीय और निश्चित रूप से अनिश्चित की ओर जाती है।
सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सरलता से जटिलता की ओर विकसित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। समाज के उद्विकास के साथ साथ श्रम विभाजन विकसित होता जाता है। जैसे आरंभिक स्तर पर सामाजिक जीवन सीधा साधा और सरल था। समाज की विभिन्न इकाइयाँ एक दूसरे के साथ घुली मिली थी। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान होता था। प्रत्येक को सभी काम स्वयं ही करना होता था। इस प्रकार समाज का रूप अनिश्चित था। धीरे धीरे समाज जैसे जैसे विकसित होता गया, वैसे वैसे श्रम विभाजन और विशेषीकरण का नियम प्रचलित होता चला गया और आज प्रत्येक व्यक्ति का निश्चित कार्य होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति से वही काम लिया जाता है जो कि उसके लिए निश्चित किया गया है। स्पेंसर ने अपने इस तर्क को पुष्ट करते हुए विभिन्न आदिवासी समाजों के उदाहरण भी दिए हैं कि आदिवासी समाज जो कि आज भी अपनी सरल अवस्था में है, तो वहाँ आज भी सभी व्यक्ति सभी कार्यों को करते हैं। लेकिन अगर हम औद्योगिक समाजों की बात करें तो वहाँ यह श्रम विभाजन देखने को मिलता है और हर व्यक्ति के लिए एक निश्चित कार्य निश्चित कर दिया गया है और सभी व्यक्ति अपने लिए निश्चित किए गए उन कार्यों को ही करते हैं। स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का जो दूसरा आधार है वह यह कि जीवन संघर्ष का सिद्धांत। स्पेंसर के अनुसार समाज विभिन्न शक्तियों का संतुलन है। एक समाज का दूसरे समाज, एक सामाजिक समूह का दूसरे सामाजिक समूह और एक सामाजिक वर्ग का दूसरे सामाजिक वर्ग के मध्य संतुलन देखा जा सकता है। यह संतुलन हर मानव समाज अपने पर्यावरण के संदर्भ में भी रखता है और इसी के लिए अस्तित्व का संघर्ष भी पाया जाता है। जिस प्रकार जीवधारियों में संघर्ष के कारण जीवन का विकास होता है, उसी तरह से समाज का विकास भी संघर्ष का कारण होता है। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड पदार्थ और गति से संतुलित रहता है, उसी प्रकार से समाज में संतुलन का आधार समानता है। हर एक समाज एक दूसरे का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। समाज के आगे बढ़ने के लिए संघर्ष की स्थिति की संभावना उत्पन्न होती है। समाज में युद्ध का उद्देश्य या लक्ष्य अपने विरोधी को नष्ट करना है। ऐसा ही संघर्ष प्राणी शास्त्रीय उद्विकास में निर्बलों और बलशालियों को जीवित रखने के लिए भी होता है। युद्ध के कारण समाज की उन्नति और प्रगति होती है। नए नए आविष्कार, खोज और संगठनों का जन्म होता है। इस संघर्ष और भय के समय में व्यक्ति एक दूसरे के साथ आते हैं, एक समूह का निर्माण होता है और जो समूह शक्तिशाली होता है वह दूसरे या निर्बल समूह पर अपना शासन करता है। इस तरह से समाज उत्तरोत्तर अपना विकास करता जाता है और यही सिद्धांत डार्विन के उद्विकास के सिद्धांतों से भी स्पष्ट होता है और उसे सही सिद्ध करता है। इस प्रकार स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि समाज का विकास भी हमेशा सरल से जटिल की ओर होता है और दूसरा जो बलशाली होता है वह हमेशा निर्बल पर अपना अधिकार या आधिपत्य स्थापित करता है और समाज निरंतर आगे से आगे अपना विकास करता रहता है।